एक बात कहनी है, हार हार नहीं है जब तक आपने उसको मन से नहीं माना। मन से हार मान लिया ना, उसी दिन आपकी हार है। मैं सीए में, मैं सीएस में, मैं सीएफए में, मैं आईएफआरएस में, मैं एसीसीए में, कौन सा ऐसा एग्जामिनेशन है जहां मैं फेल नहीं हुआ यार? हुआ हूं। और इसलिए आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा, मैं सच में फेल हुआ हूं। मैं कई बार पढ़ता नहीं था, लेकिन एक बात मुझे समझ आ गई कि मैंने हिम्मत मन से नहीं मानी, मैंने हार दिल से नहीं मानी। और आज आपके सामने आप देखिए, कोई ऐसा कोर्स नहीं है, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे हम सेल नहीं कर रहे। आइए इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आपको बार बार यही कह रहा हूं, नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं है। जब एक बार आपने इस कोर्स को पकड़ लिया, छोड़ना किस बात का यार। मैं भूपेश आनंद बेटे आज एक मटके की बातें करूंगा, और इस मटके में सोना पड़ा है, सोना सोना है बेटे, और ऊपर बैठा है सांप। ये देखो, ऊपर बैठा है सांप, और इस मटके से अशरफियां सोना निकल रहा है। और इस मटके का नाम है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। दैट देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, देयर आर डिफरेंट वेज इन विच आई कैन प्रिपेयर माई कॉस्टिंग, आई कैन असरटेन माई कॉस्टिंग, आई कैन कैलकुलेट माई कॉस्टिंग। बेटे उन मेथड्स की बात करें तो मैंने आपको बड़े सारे मेथड्स वैसे बताए हैं, और ये डायग्राम तो पता नहीं कितनी बार आपने देखा बेटे। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, for measurement of cost, for accumulation of cost, for ascertainment of cost, for calculation of cost, for decision making, it is very important that I should know how much is the cost of that product in case of a manufacturing industry बेटे। लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं मैन्युफैक्चरिंग की बातें नहीं करूंगा, मैं टेंजिबल प्रोडक्ट्स की बातें नहीं करूंगा। जब आप कोई टेंजिबल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, आप कोई आईफोन परचेज कर रहे हैं, आप एमआई का डिजिटल टीवी ले रहे हैं, आप कैलकुलेटर ले रहे हैं बेटा, आज हम बात करेंगे इनटेंजिबल्स की। मत रोकना मुझे दुनिया वालों, मुझे बहने देना आज भावनाओं में। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अभी मैं सेंसेक्स में लेके जाऊंगा, अभी मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लेके जाऊंगा, अभी मैं टोक्यो में ले जाऊंगा आपको, और आपसे पूछूंगा कि बताओ ये कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है। आप कुछ कहेंगे कि ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कुछ कहेंगे कि ये कंपनी सर्विस करती है। बेटा देयर आर सो मेनी सर्विस प्रोवाइडर्स। Now the point is, if I am a management accountant, if I am a cost accountant, if I am an accountant of a company who is providing services like Infosys, they are not producing anything. Like TCS, Tata Consulting Services, they are not producing anything. Like Wipro, like Delhi Metro, like water supply companies, like cinema halls, like canteens, they are not producing anything. My dear friends, बेटे वो कुछ बना नहीं रहे, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं भूपेश आनंद आज एक नई किरण, नई बात आपके माइंड में डालना चाहता हूं। कसम होगी अगर आपने ये डायग्राम नहीं बनाया, पहले बनाओ। आप बना चुके हो मुझे मालूम है, लेकिन फिर बनाइए। कॉस्ट मेजरमेंट और कॉस्ट असर्टेनमेंट और कॉस्ट एक्यूमुलेशन में आई हैव डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज द प्रोडक्ट्स। इफ आई एम प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट दैट इज अ टेंजिबल प्रोजेक्ट, आई कैन टच इट। एक लड़के और लड़की के बीच में क्या चल रहा है, मैं तेरा तू मेरी, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, आप खाली फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते। दैट इज इंटेंजिबल। इलेक्ट्रिसिटी को फील कर सकते हो सॉकेट में उंगली डालकर, यू कैन नॉट टच इट बेटा, दैट इज इंटेंजिबल। टुडे इन द लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल्स। It means those companies, those industries who are providing services, how you can calculate it। तो मैंने broadly दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो प्रोडक्ट्स में और एक सर्विसेज में। आज तक जो भी मैं बात करता आया बेटा प्रोडक्ट्स की बातें की, अभी प्रोडक्ट्स में कुछ बातें बाकी हैं। मैंने अभी तक आपको बताया स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में आई हैव टोल्ड यू जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और फिर स्पेसिफिक से पहले मैंने आपको कॉस्ट शीट बताई। अच्छा, कॉस्ट शीट के बाद मैंने आपको सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग बताई। मैंने अभी आपको प्रोसेस बताना है, ऑपरेशन बताना है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता ऑपरेशन अलग है और ऑपरेटिंग अलग है। हाँ भाई हाँ, ऑपरेशन कॉस्टिंग डिफरेंट कंसेप्ट, अभी नहीं बताया। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं इसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं बिकॉज इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज। बेटे आज मैं बड़ा सेंटिमेंटल सा हो रहा हूं।
आप ये चार्ट बनाएं तो बेटे अपना भला करेंगे, मुझे क्या है, मत बनाओ। मैंने तो कहा बनाओगे तो फायदे में रहोगे बेटे, मैंने बनाया, मुझे सारे कंसेप्ट और क्लियर हो गए। जैसे जैसे मैं हैंड रिटन स्लाइड्स बनाता था, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करता था, जैसे जैसे मैं आपकी स्टडी मटेरियल पढ़ता था, मेरे कंसेप्ट में क्लैरिटी और आई। तो आप सभी को मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि आप बनाएंगे, जिन खोजा तिन पाया, जिसने खोजने की कोशिश की उसी को मिला बेटे इस दुनिया में। ये सच है, यही सच है, यही सच है। मैं भूपेश आनंद आज आपको पता कहाँ लेके जा रहा हूँ बेटे, गूगल क्रोम में लेके जा रहा हूँ। और गूगल क्रोम में भी कहाँ लेके जा रहा हूँ बेटे, मैं आपको लेके जा रहा हूँ कहाँ, सेंसेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनीज ऐसी हैं जिसका झुंड बनाकर हम कहते हैं सेंसेक्स है। अभी हम सेंसेक्स के बारे में नहीं सीख रहे, मैं जस्ट ये चाहता हूं कि आप नाम पढ़ें। पहला नाम लिखा हुआ है इन्फोसिस, क्या आप सभी को दिख रहा है? फिर लिखा हुआ है टाटा कम्युनिकेशंस, फिर लिखा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर लिखा हुआ है आईसीआईसीआई बैंक, फिर लिखा हुआ है एचडीएफसी बैंक, फिर लिखा हुआ है एचसीएल, फिर लिखा है भारती एयरटेल, फिर लिखा है जी, फिर लिखा है जी, फिर लिखा है इंक्लूसिव, बड़े सारी है। उसके बाद लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टोरबो। आई थिंक इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आई हैव यूज्ड द कांसेप्ट लार्सन एंड टोरबो। फिर मैंने यहां पे लिखा है, मैंने क्या लिखा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लिखा है एक्सिस बैंक, आईटीसी, बजाज ऑटो। It means there are so many companies, 30 companies which they have listed and they belong to different industries. कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, कुछ इंफ्रा बनाती हैं, कुछ एफएमसीजी में हैं, कुछ बैंकिंग में हैं। बट आई कैन से ब्रॉडली, अगर मैं सेंसेक्स को देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ब्रॉडली आई कैन से कि कुछ ऐसी कंपनीज है दोज हु आर प्रोड्यूसिंग टैंजिबल प्रोडक्ट्स, but there are some companies who are not producing any tangible products, rather they are providing services. तो ये सेंसेक्स दिखाया क्यों मैंने, मैं आपको ये बताना चाहता था कि इस दुनिया के अंदर हम अगर ब्रॉडली डिवाइड करें तो हम ये कह सकते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट बनाती हैं और ऐसी इंडस्ट्रीज जो सर्विसेज बनाती हैं। आज तक जो मैंने बात की प्रोडक्ट्स की बातें की, आज मैं सर्विसेज की बातें करूंगा। आप बताइए, इन्फोसिस सबसे पहली कंपनी आपने देखी, इन्फोसिस, आप बताइए ये इन्फोसिस क्या कुछ प्रोड्यूस करती है? अब सवाल ये है कि आपको शायद नहीं पता इन्फोसिस है क्या, तो बेटे मैं तो चाहता हूं इसी की आप केस स्टडी बनाए। इन्फोसिस किसने स्टार्ट की उसका वीडियो बनाएं, यूट्यूब में रिकॉर्ड करके डालें। इन्फोसिस कौन सीईओ है, क्या काम करते हैं, कौन से क्लाइंटेल हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो बेटे आपकी नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज होगी। दिल्ली मेट्रो की केस स्टडी बनाएं, रोड ट्रांसपोर्ट की बनाएं, सिनेमा हॉल्स की बनाएं। आप बताइए कोविड सिनेरियो में सारे सिनेमा हॉल्स बंद थे, तो उनकी सिनेमा हॉल्स की रेवेन्यू एक्टिविटी क्या है, उनकी कॉस्ट एक्टिविटी क्या है। तो बेटे आपके माइंड में रियलिटी से टच करके आपको ज्यादा बातें समझ आएंगी। तो मैं भूपेश आनंद आज आपसे ये कहता हूं कि आप सभी का होमवर्क है कि आपने सेंसेक्स की 30 कंपनीज की इंडस्ट्रीज को ढूंढना है। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि भाई आप ये बताओ हाउ मेनी कंपनीज आर देयर इन सेंसेक्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ब्रॉडली आई कैन से there are manufacturing industries and there are service industries, those industries who are producing anything, those who are doing services, those who are giving you services, welfare services, hospitals की बात कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं, वेलफेयर सर्विसेज है, म्यूनिसिपैलिटी सर्विसेज, वाटर सप्लाई कर रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही हैं, होटल सर्विसेज, रूम सर्विसेज। इट मीन्स आप अगर ध्यान से देखें तो इस रोजमर्रा की जिंदगी में आप प्रोडक्ट्स भी परचेज करते हैं और आप सर्विसेज भी लेते हैं, अवेल करते हैं। सवाल ये आता है, इफ यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इफ यू आर अ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ दैट सर्विस इंडस्ट्री, देन हाउ यू विल चार्ज फ्रॉम योर कस्टमर। यू शुड नो हाउ मच इज अ कॉस्ट। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक होटल को रन कर रहे हैं, मोरे, शेरेटन को, हयात को, ताज को, कितने रूम्स हैं, कितनी नॉर्मल कैपेसिटी है, क्या क्या खर्चे हैं, बेडशीट रोज चेंज करनी पड़ती है, पिलो कवर्स रोज चेंज करने पड़ते हैं, रिसेप्शनिस्ट कितनी है, हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ द लॉबी, all that is to be taken into account, and then you will calculate how much is the room rent, how much you should charge, because you are not producing anything, you are giving the services to your customers. तो आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद मैंने चाहता तो हूँ कि आप लिखो। अब बार बार जब मैं बोलता हूँ ना कि आप लिखो लिखो लिखो, तो मुझे कुछ थोड़ा सा अंदर से लगता है यार इतने बड़े हो गए, इतना टाइम हो गया, लेक्चर 12 में आ गए, बार बार मुझे कहना पड़ता है लिखो लिखो लिखो।
तो आप सभी एक बात तो बिल्कुल समझ लें, बड़ी छोटी सी सिंपल सी बात। मैं पहले अपनी कहानी को बताऊंगा, आप पहले मेरी कहानी लिखें। कहानी क्या होती है? मेरे अपने विचार हैं, मेरे अपनी थॉट्स हैं, हम चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अच्छा, जब डिस्कशन करते हैं ना, शेयरिंग करते हैं, तो हमें ज़्यादा बातें समझ आती हैं। आपने नोट किया होगा, जब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अपनी कहानी बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ, रोज़मर्रा की बातें बताता हूँ, तो आप लाइफ में उसको जल्दी से रिलेट कर पाते हैं और आपको समझ आता है। तो आइए हम ऊपर लिखें, माय स्टोरी, मेरी कहानी, मैं भूपेश आनंद। सबसे पहली बात आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि ये जो कॉस्टिंग आज मैं जो कर रहा हूं, दिस सर्विस इंडस्ट्री, इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नेम्ड एज सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। कोविड सिनेरियो में मुझे मालूम है कि सिनेमा हॉल्स बंद थे, बट अब तो खुल गए बेटे आफ्टर 4th और 5th वेव। अब सवाल यह आता है कि सिनेमा हॉल्स में जब आप जाते हैं, आप कौन से शो में जाते हैं? अगर आप मॉर्निंग शो में जाते हैं तो उसके कुछ प्राइसेस अलग हैं आजकल, और अगर आप इवनिंग शो में जाते हैं या वीकेंड में जाते हैं तो प्राइसेस अलग हैं आजकल। मैंने तो कहा ठीक है, देयर इज अ डिफरेंट वेरिएशन इन सम टिकट प्राइसेस, बट आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी भी शो में जाएं, आप अकेले जाएं या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएं, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप एक ही सीट ऑक्यूपाई करेंगे। अच्छा, एक ही शो देख रहे हैं 3 घंटे का, अच्छा उस हॉल में तो 500 सीटें हैं, आप तो एक सीट 3 घंटे के लिए एक शो देख रहे हैं, तो आपसे वो कुछ पैसे उस हिसाब से चार्ज करेंगे। बट अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी जाएंगे और आप पीछे वाली सीट लेंगे, कॉर्नर वाली सीट लेंगे जहां पे डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसके चार्जेस कुछ अलग हैं। तो 2 सीट के चार्जेस अलग हैं, अगर एक ही शो देख रहे हैं तो अलग हैं। बट आपको लगता है यार मूवी इतनी अच्छी है, आलिया भट्ट की क्या ड्रेस है, आलिया भट्ट ने क्या डांस किया, कैटरीना के साथ क्या केमिस्ट्री है, तो आपको लगता है दूसरा शो भी देखना चाहिए। आराम से गर्लफ्रेंड है, बैठेंगे हाथ में हाथ डालकर, तो आप फिर एक शो और देखेंगे, मान लेते हैं, तो you have to pay again for that. It means the point is, in case of cinema hall, I will say that is a service industry. And when I say it is a service industry, then they will charge on the basis of services being provided to you. And they will be generally charging on the basis of per seat and per show. पूरे हॉल का किराया नहीं लेते आपसे, और पूरे 4 शोज का किराया नहीं लेंगे। एक शो 3 घंटे का, एक सीट या 2 सीट के लिए आप वो देख लेंगे भाई हमारा पूरा खर्चा कितना है। हमारे को टिकट चेकर के पैसे देने पड़ते हैं, एसी के पैसे देने पड़ते हैं, हॉल का देना पड़ता है, रील खरीदी उसके पैसे देने पड़ते हैं, वी हैव टू गिव समथिंग टू द प्रोड्यूसर, वी हैव टू गिव समथिंग टू द कैमरामैन, अलग 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 खर्चे हैं। उन सब खर्चों को वो जमा कर लेंगे, फिर वो देखेंगे कि हमारे यहाँ पर एक हॉल में, हमारे हॉल में कितनी सीटिंग कैपेसिटी है और नॉर्मली उसमें कितने लोग बैठते हैं। कई बार हाउसफुल होता है बेटा, एक ज़माना था जब हाउसफुल होता था तो मैंने टिकट्स ब्लैक में खरीदी हुई हैं, बेची भी हुई है। कई बार मेरे पास टिकट ज़्यादा थी और वो कोई मेरे दोस्त नहीं आए तो मैंने बेच भी दी। तो हाउ मच इज द नॉर्मल कैपेसिटी? if that hall has a 500 capacity सीटिंग कैपेसिटी, दैट वेदर ऑलवेज 500 कस्टमर्स ही देखते हैं मूवी या कुछ कम देखते हैं? कहने का मतलब है, आप सभी ने ओवरहेड का एक चैप्टर किया था, मैंने तभी कहा था आपको कि फर्स्टली यू शुड गो फॉर ओवरहेड्स। बेटे जिस तरह से मैंने चैप्टर्स कराया ना, आप अगर उस तरह से करेंगे तो रिलेट कर पाएंगे। ओवरहेड्स में वी हैव अज्यूम्ड, वी हैव कैलकुलेटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, याद है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए हमने क्या किया था? एलोकेशन की थी, अपॉर्शनमेंट किया था, उसके बाद फिर हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को देखा था, फिर हमने सर्विस डिपार्टमेंट को देखा था, फिर हमने टोटल कॉस्ट की थी, और टोटल कॉस्ट को हमने डिवाइड किया था टोटल नंबर ऑफ यूनिट से या टोटल नंबर ऑफ आवर्स से, जो भी था। वी हैव कैलकुलेटेड मशीन आवर रेट, machine hour rate is absorption rate, labor hour rate is absorption rate, there are different types of rates. बेटे वो क्या था? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। आज उसी कंसेप्ट को मैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में यूज करूंगा। मैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, सर्विस कॉस्टिंग में सिनेमा हॉल की पूरी ऑन एन एवरेज सीट्स को देखूंगा,
कितने शोज हैं, टोटल कॉस्ट कितनी है, डिवाइड कर दूंगा, भाग कर दूंगा, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स देख सकते हैं, तो ऑन एन एवरेज मेरे पास एक जनरल रेट आ जाएगा। बेटे जो जनरल रेट आप कैलकुलेट करेंगे, द सेम रेट वी आर कैलकुलेटिंग इन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो पहली बात आप सभी पहले लिखें बेटे, सर्विस इंडस्ट्री वी यूज इन फॉर्म ऑफ सर्विसेज। सर्विस इंडस्ट्री में हम सभी कुछ सर्विसेज की फॉर्म में इंटेंजिबल लेते हैं, लाइक इन केस ऑफ सिनेमा हॉल्स। लिखना है बेटे, जब आप लिखोगे ना तो आपके दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी। सिनेमा हॉल्स में मैंने अभी ये भी एग्जांपल दिया आपको कि वो जनरली चार्ज कैसे करते हैं। सोचना है आप सिनेमा हॉल मूवी देखने गए, वो कितनी बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाते थे आप? एक शो आपने एक गर्लफ्रेंड के साथ देखा, दूसरा शो दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ देखा। कई बार होता है बेटा ऐसा, सब काम करना है ना लाइफ में। तो मैं कहता हूं एक टिकट एक शो, दो टिकट एक शो। इट मीन्स सिनेमा हॉल इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टिकट्स एंड नंबर ऑफ शोज। ठीक है जी। हॉस्पिटल्स, भगवान ना करे आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, बट अगर आप कोविड सिनेरियो को देखें तो बेटा लाइनें लगी हुई थी कोविड में हॉस्पिटल्स में एंट्री करने के लिए। हॉस्पिटल्स में जो वो चार्ज करते हैं बेटे, बेड नहीं थे, लोग फर्शों में नीचे ग्राउंड में लेट गए, ऑक्सीजन नहीं था। बट आपको थोड़ा सा याद होगा कि बेड्स अवेलेबिलिटी नहीं थी। इसका मतलब हॉस्पिटल्स में हम जनरली दे आर गिविंग द सर्विसेज, they are not producing anything, rather they are giving the medical services। उसमें डॉक्टर भी आ रहा है, उसमें नर्सेज भी आ रही हैं, उसमें ऑक्सीजन भी चढ़ रहा है, उसमें ऑपरेटर्स लगे हैं, उसमें वेंटिलेटर है, उसमें बेड है, उसमें स्वीपर है, ऑल दे आर गिविंग द सर्विसेज। सो दे विल कैलकुलेट हाउ मच इज द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग अ हॉस्पिटल। अच्छा, अब रनिंग करने के लिए हमारे को दो तरह की कॉस्ट होगी। एक तो होगी फिक्स कॉस्ट, वी हैव सीन इन द कॉस्ट कंसेप्ट्स, और एक होंगी रनिंग कॉस्ट जो रोज देनी पड़ेगी, और एक होंगी फिक्स्ड। जैसे नर्स की कॉस्ट फिक्स्ड है, जैसे हॉस्पिटल रेंट में लिया तो रेंट की कॉस्ट फिक्स्ड है। इट मीन्स वी विल फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट हॉस्पिटल। बट द पॉइंट इज, मैं आज अभी जो बताने जा रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि बेटे हॉस्पिटल्स के केस में हम एक बेड एक दिन के हिसाब से चार्ज करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप आज अगर 5 मिनट तक जो मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने वो समझ लिया ना, तो पूरी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आपकी चुटकियों में होगी यार। ओला उबर की बातें करूंगा। आप मुझे बताओ, जब आप ओला को बुक करते हो और उबर को बुक करते हो, और आप मॉर्निंग में बुक कर रहे हो या नाइट में बुक कर रहे हो, तो उनके चार्जेस कुछ अलग हैं। अच्छा, आप एक सेपरेट कार बुक कर रहे हो तो उसके चार्जेस अलग हैं, बट अगर आप वो शेयर कर रहे हो तो उसके चार्जेस अलग हैं। बेटे ओला उबर की केस स्टडी कर लो तो आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग समझ आ जाएगी। बिकॉज नाइट में वो ज़्यादा चार्ज क्यों करते हैं या सुबह सुबह क्यों ज़्यादा चार्ज करते हैं? बिकॉज बेटे जब वो ओला या उबर आपको आपके घर से उस डेस्टिनेशन तक छोड़ती है तो उन्हें मालूम है कि वो डेस्टिनेशन के बाद वापस नहीं आ सकते। वापस मतलब दे विल नॉट गेट एनी कैंडिडेट फ्रॉम देयर। अभी पैसेंजर्स नहीं है, अभी तो सब सोए हुए, तो वो आपसे कॉस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ से पहुँचे 25 किलोमीटर, तो उस ओला उबर वाले को दोबारा वापस खाली आना पड़ेगा। इट मीन्स दे आर चार्जिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ किलोमीटर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि वेदर दे विल बी गेटिंग पैसेंजर्स और नॉट। उसको उन्होंने डिमांड और सप्लाई में क्रिएट कर दिया। बेटे सब बताऊंगा मैं, आपकी रियल लाइफ की एग्जांपल्स आप ही के साथ बताऊंगा यार। लिखो बेटे, होटल मोरिया शेराटन, ताज, हयात, 1 रूम 1 डे, एक रूम का एक दिन के लिए। ओला उबर, डिस्टेंस कितना है, पैसेंजर्स कितने हैं, ठीक है जी। दिल्ली मेट्रो, डिस्टेंस एंड हाउ मेनी पैसेंजर्स आते हैं। आजकल मेट्रो कार्ड्स हैं, उसमें डिपेंड करता है कि आप कितने बजे चढ़े थे, कहाँ तक गए, कितनों किलोमीटर्स आपने किया। ऑटोमेटिकली आपको लॉजिकली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस इंडस्ट्री की बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप सभी बेटे अगर रिलायंस जियो की बात करें, आपको पता है आप प्लान्स परचेज करते हो, बड़े सारे प्लान्स होते हैं आजकल रिलायंस जियो के, एयरटेल के, वोडाफोन के। उसमें वो बताते हैं कि इस प्लान की ये स्पीड है और इस प्लान में इतना डाटा मिलेगा, इसकी 100 MBPS स्पीड है एंड दिस मच डाटा यू विल गेट, मोबाइल डाटा और दैट डाटा, डाउनलोड डाटा। अगर 50 की स्पीड लेनी है तो ये चार्ज है, इतने दिन की लेनी है तो ये चार्ज है। इट मीन्स दैट इज अगेन इंटरनेट सर्विसेज, दे आर गिविंग यू सर्विसेज, दे आर नॉट गिविंग यू एनी प्रोडक्ट।
कहने का मतलब है जी, अभी तक जो भी मैंने कहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात करें और आपको सर्विस प्रोवाइडर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो आप कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, दैट हाउ मच सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड। आप उसी सर्विस के बेसिस पे कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आइए आइए आइए, एज वी हैव डिस्कस इन द ओवरहेड्स, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन हमने जो डिस्कस किया था वहां पर यही बात बताई थी। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये कहता हूं, बेटे फर्स्ट पॉइंट अगर आप लिख लोगे, फर्स्ट पॉइंट तो आपने मेरी स्टोरी का लिख लिया, ये बेटे इसके नीचे ना सेकंड पॉइंट लिखो। अब क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सब लिखेंगे बेटे, कोई चालाकी नहीं यार, विद्या के लिए कोई चालाकी नहीं है यार। ऐसा मन में मत आने दो कि आपके एमसीक्यूज आते हैं, आपका ये आता है, आपका वो आता है, नहीं यार, सभी बच्चे कर रहे हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग इज यूज इन सर्विसेज ऑफर्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। कितनी मेहनत से बनाया होगा मैंने, जबकि मेरे नीचे स्टाफ है, मैं चाहता तो उनको पीपीटीज कहता बना दो बेटे, लेकिन वो टच नहीं आता ना। मैंने खुद लिखा तो मुझे समझ भी ज्यादा आया और आपके साथ टच आ रहा है। खड़े होकर बैठो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बेटे, बैठ के पढ़ना बेटे, बैठ के पढ़ना, लेटना नहीं है। मैं फर्स्ट पॉइंट फिर कहता हूं, आप सब लिखेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज यूज इन सर्विसेज ऑफर्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। सब बच्चे, लाइक ट्रांसपोर्ट कंपनीज, आई हैव जस्ट गिवन यू एग्जांपल फॉर दैट, like hotels, Moray Sheraton, Taj, like hospitals, like colleges, like Bhupesh Anand classes. We are also giving you services. हम भी आपको सर्विसेज दे रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट थोड़ी दे रहे हैं। आप हमारी सर्विसेज लेते हो, मोबाइल से लेते हो, गूगल ड्राइव से लेते हो, हमारे लेक्चर्स बाय करते हो, हम सॉफ्ट कॉपीज देते हैं, हम ये देते हैं, हम रिविजनरी देते हैं, हम ऐसे देते हैं। इट मीन्स वी आर गिविंग यू सर्विसेज, वी आर नॉट गिविंग यू एनी प्रोडक्ट। सो हाउ आई विल कैलकुलेट कि भाई मुझे किस कोर्स के लिए कितनी कॉस्ट इनकर लगी और कितना चार्ज करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, उस कोर्स की फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करता हूं, डिवाइडेड बाय कि ऑन एन एवरेज हमारे से ये कोर्स कितने बच्चे ले लेंगे इसकी कोर्स की लाइफ के लिए, डिवाइड करके हमें ऑन एन एवरेज आपकी कॉस्ट आ जाती है। आज आपको सिखाऊंगा। आइए जी, सेकंड पॉइंट, सेकंड तो लिख ही चुके हैं। ये आइए जी, ये थर्ड लिख रहे हैं बेटे, थर्ड लिख रहे हैं, all the costs incurred during a period. So what I will be doing, what cinema hall people will be doing, what Delhi Metro will be doing, what hotel industry will be doing, what educational institutes will be doing, what our electricity supply company will be doing, they will be calculating the cost, that how much cost they are incurring. And cost can be of two types. One can be a standing cost, fixed cost, or रनिंग कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं क्या करूंगा, उसको कलेक्ट करूंगा, उसको एनालाइज करूंगा और फिर उसके ऊपर मैं एक एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। और बेटे उस एब्जॉर्प्शन रेट में अभी हम देख रहे हैं, एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा और हम एक रेट निकाल लेंगे। वी विल कैलकुलेट वन एब्जॉर्प्शन रेट एज वी डिड इन ओवरहेड्स। So in service industry, we are not calculating how much is the cost for producing one unit. I'm not calculating for that. I'm not calculating how much is the cost for producing one job, or how much is the cost for producing one batch, or how much is the cost of producing per unit. I'm not doing for that. How much is the cost for the contract? I'm not doing. मैं कुछ वैसा नहीं कर रहा। मैं ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन रेट जैसे मुझे एक रेट कैलकुलेट करना है और मैं उस रेट के लिए मैं चेक करूंगा कि किसने कितनी सर्विसेज ली। जैसे मशीन आर रेट में कितने घंटे उस मशीन का इस्तेमाल किया, और अगर हमें पता होता है कि 1 घंटा मशीन चली तो इतना रेट चार्ज करना चाहिए। सिमिलर फैशन में हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में भी करेंगे कि कितने आवर्स आपने ये सर्विसेज ली या कितने पीरियड के लिए ली, कितने लिए ली, एंड वी कैन कैलकुलेट समथिंग अबाउट दैट। आइए जी, भूपेश आनंद के साथ कुछ आगे लिखिए। एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला आप सभी थर्ड पॉइंट में लिख रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। एज वी हैव सीन, किसी भी रेट को निकालने के लिए हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करते हैं। भाई रेट कैसे निकलेगा, करंट रेशो कैसे निकलेगी? समथिंग इज टू बी डिवाइडेड बाय समथिंग, इट मीन समथिंग मस्ट बी न्यूमरेटर एंड समथिंग मस्ट बी डिनोमिनेटर। मैं न्यूमरेटर में देखूंगा कि कितना खर्चा है, कितने खर्चा भाग में कितने के लिए।
आई विल से दैट इज कॉम्पोजिट यूनिट्स। मैं अभी यही बात आज के लेक्चर में बताने वाला हूं कि कॉम्पोजिट यूनिट्स क्या है। मेरी आने वाली चर्चा, बेटे न्यूमरेटर तो इजी है, आप इजीली देख सकते हो टोटल कॉस्ट कितनी है, और उस टोटल कॉस्ट में अभी हम देखेंगे धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में हाउ मच इज द फिक्स कॉस्ट एंड हाउ मच इज द वेरिएबल। दैट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट दैट हाउ टू कैलकुलेट दैट न्यूमरेटर, बट द पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट दैट डिनोमिनेटर। एंड व्हेन आई से डिनोमिनेटर आई विल से डिवाइडेड बाय कॉम्पोजिट यूनिट्स। कॉम्पोजिट का मतलब होता है कंबाइंड यूनिट्स। आज का ये जो लेक्चर है ना, अगर आपको ये कॉम्पोजिट यूनिट्स मेरी बात से समझ आ गया ना, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि मैंने आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ दे दिया। तो आप पहले फॉर्मूला लिखिए, एब्जॉर्प्शन रेट इन केस ऑफ अ सर्विस इंडस्ट्री वी कैलकुलेट एज पर मशीन आर रेट और लेबर आर रेट, एंड द फॉर्मूला इज द टोटल कॉस्ट incurred. We will see how we calculate that total cost divided by the number of units, but I will be writing down composite units. अच्छा, composite क्या होता है? एक से ज्यादा। जब मैं बोलता हूं कि मैं मॉकटेल पी रहा हूं, अच्छा पहले जमाने में ना लोग बड़े गरीब थे, मैं अपनी बात करूं तो हम जब छोटे छोटे थे किसी की मैरिज में जाते थे तो या तो कैंपा ऑरेंज मिलती थी या पेप्सी मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे बड़े हुए तो मॉकटेल्स का जमाना आ गया। आजकल मोहितो का ज़माना आ गया है। सोडा भी होगा, थोड़ा पुदीना भी होगा, थोड़ा नींबू भी होगा, थोड़ा मिक्सचर होगा। इट मीन्स वेन एवर देर इज मोर देन वन यूनिट, जब भी एक से ज़्यादा यूनिट होता है तो आप उसको कॉम्पोजिट बोलते हैं। ये बात तो ठीक है, सिंपल। आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा में कॉम्पोजिट अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स डली होती है। शिमला मिर्च होती है, पनीर होता है, टमाटर होता है, प्याज होता है, ये होता है। इट मीन्स दैट इज अ कॉम्पोजिट। तो कॉम्पोजिट का वर्ड आया कहाँ से? जब एक से ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो उसको कॉम्पोजिट बोलते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में हम जब डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो हम कॉम्पोजिट का वर्ड यूज करेंगे। अब सवाल आता है कि कॉम्पोजिट वर्ड क्यों यूज करेंगे? आइए मैं आपको ले चलता हूं दैट व्हाई आई विल यूज द वर्ड कॉम्पोजिट। देखिए बेटा, नंबरिंग का ध्यान मत दीजिए। मैं नंबर वैसे 5 लिख रहा हूं, क्या पता आपने 4 लिखा हो तो 4 लिख लीजिए, लिखना जरूरी है। नंबरिंग कुछ भी करें आप, अपने हिसाब से नंबरिंग चेंज करते रहे, है ना। तो मैं कहता हूं I want to tell you what I mean by composite, and for that I have divided again. I said that broadly I can say manufacturing or service industries, and within service there are different multiple acts. Because एक से ज़्यादा acts होते हैं। जैसे मैंने अभी ओला उबर का बताया, ओला वाला रात के 12 बजे 2 बजे आपको सर्विसेज दे रहा है, आपको वहाँ से डेस्टिनेशन से आपको घर तक पहुँचा रहा है, लेकिन आपके घर के आसपास अब उसको पैसेंजर नहीं मिलने वाला रात को 2 बजे, उसको वापस जाना पड़ेगा। इट मीन्स 25 किलोमीटर आया और 25 किलोमीटर गया, इसको 2 एक्ट करने पड़ेंगे। इसका मतलब आपसे वो जो चार्ज कर रहा है वो आपके खाली एक एक्ट के लिए चार्ज नहीं कर रहा, वो आप, क्योंकि उसने आपकी वजह से 2 एक्ट किए, आया फिर गया, 25 किलोमीटर आया, 25 गया, 50 किलोमीटर गया। इट मीन्स ही इज चार्जिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ 50 किलोमीटर्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ 25 किलोमीटर्स। सो इट डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल एक्ट्स। अब मैं आ गया जी मल्टीपल एक्ट्स में। सबसे पहली बात आप लिखेंगे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में मैंने एग्जाम्पल लिखा रेलवेज, वाटरवेज, रोडवेज। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि डुप्लीकेशन हो रही है, मैंने पॉइंट 1 में कुछ, बेटे डुप्लीकेशन होने दो, बड़ा सोचो, लिखते जाओ, ज्यादा लॉजिकली बातें समझ आएंगी। हर पॉइंट में एक नई बात बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे अब समझाना है कि व्हाई आई डिवाइड बाय कॉम्पोजिट यूनिट्स, एंड फॉर दैट आई शुड टेल यू दैट हाउ दैट वर्ड इज जनरेटेड कॉम्पोजिट। तो सर्विस, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सर्विसेज लिख ली, रेलवेज, वाटरवेज, रोडवेज। सप्लाई सर्विसेज लिख ली, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, गैस सप्लाई। इन सब में वी विल बी यूजिंग सर्विस इंडस्ट्री। इतना इंपॉर्टेंट रोल है बेटे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। अच्छा, इन केस ऑफ वेलफेयर सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, कैंटीन्स, एजुकेशनल कॉलेजेस, स्कूल्स, दे आर गिविंग यू सर्विसेज। आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपको सर्विस मिलती थी, कोई प्रोडक्ट थोड़ी घर में लेके आ जाते थे। आपकी क्लास टीचर होती थी, सब्जेक्ट टीचर होती थी, फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता था, म्यूजिक होता था। इट मीन्स यू आर गेटिंग दोज सर्विसेज एंड यू आर पेइंग फॉर दैट। So today I want to tell you that how, why that school is charging you that much amount of fees. Building fund कितना लेते थे?
ट्यूशन फीस कितनी लेते थे, क्या लॉजिक था, कितने कमरे थे, कितनी कॉस्ट थी, बेटे आज सब बता दूंगा अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। म्यूनिसिपल सर्विसेज, रोड, स्ट्रीट लाइट्स, सैनिटाइजेशन सर्विसेज। तो भूपेश आनंद अब आपको ये बताने जा रहा है कि वाई आई एम यूजिंग अ कॉम्पोजिट वर्ड। बेटे कॉम्पोजिट का मतलब है कि आप कुछ भी सर्विस इंडस्ट्री में चार्ज करते हो तो वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कम से कम, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, एक ही यूनिट होगा तो उसको सिंगल यूनिट बोलेंगे तो खाली यूनिट भी लिख सकते हैं, बट एक से ज़्यादा यूनिट्स होंगे मतलब आप जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो वो रिलेट करती है दो फैक्टर्स पे कम से कम, या दो से ज़्यादा यूनिट्स पे, तो आई विल से दैट इज अ कॉम्पोजिट यूनिट। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आप सिनेमा हॉल में जब मैंने टिकट की प्राइस की कैलकुलेशन करनी है तो आपके दो फैक्टर्स हैं जिस पे आपके सिनेमा हॉल का रेवेन्यू डिपेंड करता है। एक, आप कितने शो देख रहे हैं और कितनी टिकट्स ले रहे हैं, कितनी सीट ऑक्यूपाई कर रहे हैं और कितनी टिकट्स ले रहे हैं। होटल्स के कितने रूम्स ले रहे हैं और कितने डेज के लिए ले रहे हैं। हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स हैं और कितने डेज के लिए। ओला में कितने पैसेंजर्स हैं और कितना डिस्टेंस है। ट्रांसपोर्ट कंपनीज में कितने टन सामान है और कितना किलोमीटर है। अब देखिए मैंने जो भी एग्जांपल्स दिए आपको कम से कम दो यूनिट तो समझ आएगी, एटलीस्ट देयर आर 2 units ड्यू टू विच दैट कॉस्ट इज बीइंग incurred. That's why I say that whenever I want to calculate absorption rate in case of service industry, no doubt in the numerator I will be writing down the total cost, but in denominator मेरे को composite units लिखने हैं। composite तो composite का जन्म क्यों हुआ, आइए हम देखते हैं composite का जन्म क्यों हुआ। composite का जन्म क्यों हुआ बेटे, आज मैं भूपेश आनंद आपको बता दूंगा। नंबरिंग में मत जाना दोस्तों, करते जाओ अपने आप नंबरिंग। 6th है तो 6 लिख लो, किसी की 5th है तो 5th लिख लो, कोई 100 है तो 3rd है तो 3rd लिख लो, क्योंकि उसने 2 पॉइंट छोड़ दिए। कुछ लेट के पढ़ रहे हैं, बेवकूफ बच्चे हैं यार वो, तो क्या करूं। मोस्ट ऑफ द सर्विस इंडस्ट्रीज रेवेन्यू इज डिपेंडेंट अपॉन, मैंने कहा ज्यादातर सर्विस इंडस्ट्री में जो उनकी आमदनी होती है वो ज्यादातर दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तब भी हम कॉम्पोजिट बोलेंगे। वैसे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है जी। फैक्टर 1, दैट्स व्हाई वी से इट एज कॉम्पोजिट यूनिट्स। जैसे होटल में मैं कहता हूं जी कम से कम दो फैक्टर्स कौन से हैं, आप बताओ, रूम्स और डेज। हॉस्पिटल्स में बताओ आप दो फैक्टर्स कौन से हैं, सब बताओगे बेटे। हॉस्पिटल्स में बेड्स और डेज। अच्छा जी। सिनेमा हॉल्स में शो और टिकट्स और सीट्स। शो, नंबर ऑफ शोज आप मूवी देख रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और कितनी टिकट्स हैं, पीछे वाली, किनारे वाली, साइड वाली सीट ले रहे हैं, कौन से शो में देख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रांसपोर्ट का मतलब है आप कितने टन का सामान भेज रहे हैं और वो कितने किलोमीटर है। क्या लगता है बेटे, लॉजिकली बात समझ आ रही है। इसका मतलब आप कभी भी सर्विस इंडस्ट्री में देखें तो आपको लगेगा कि एक से ज़्यादा यूनिट से भाग करना चाहिए। अच्छा, जब एक से ज़्यादा हो ना, मैं कहता हूँ हॉस्पिटल्स में या होटल्स में डिपेंड करता है कि रूम्स एंड डेज, बेड्स एंड डेज, शोज एंड डेज, ट्रांसपोर्ट कंपनीज टन्स एंड डेज एंड किलोमीटर्स। अच्छा, एंड को मैथमेटिक्स में गुणा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। इट मीन्स जब आपको कॉम्पोजिट करना हो तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ रूम्स इनटू डेज, नंबर ऑफ बेड्स इनटू डेज, नंबर ऑफ शोज इनटू टिकट्स, नंबर ऑफ टन इनटू किलोमीटर्स। इट मीन्स आप मैथमेटिक्स में एंड को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ये बात सबको क्लियर है। तो कॉम्पोजिट यूनिट आप सब लिखें, कॉम्पोजिट यूनिट लिखें। एक बच्चा कह रहा सर ये आपने ना ब्रैकेट में पता नहीं क्या लिखा है, नॉर्मल कैपेसिटी क्या लिख दिया। बेटे इसको मैं बताऊंगा, अभी आपने नॉर्मल कैपेसिटी भूल जाना है। आप पहले कॉम्पोजिट यूनिट्स अपने आप लिखें, होटल्स के केस में लिखें, हॉस्पिटल्स के केस में लिखें, सिनेमा हॉल्स के केस में लिखें, ट्रांसपोर्ट कंपनीज के केस में लिखें, दिल्ली मेट्रो में लिखें,
पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनीज में लिखें, मतलब आपको दिल्ली से जयपुर जाना है और जयपुर से वापस आना है, जैसे ओला उबर. All in all types of service industries, at least the units are two, at least two. That's why it is named as composite units. अच्छा, अब सवाल आता है कि उस कॉम्पोजिट में हम करेंगे कैसे. देखो मैंने लिखा सर्विस सेक्टर में फॉर प्रोवाइडिंग द कॉस्ट, हम न्यूमरेटर में लिखेंगे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉम्पोजिट यूनिट्स. लास्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं. वी विल से दैट इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर, whenever I want to provide a cost, whenever I want to provide a service, how to calculate the cost of that service. Very simple. मैं उस सर्विस इंडस्ट्री में जो सर्विसेज देता हूं उसका बेसिस क्या है, उस बेसिस को हम कॉम्पोजिट यूनिट्स बोलते हैं. उसको तो कर देंगे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में लिख देंगे टोटल कॉस्ट. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसी के नीचे लिखेंगे, इसी में लिखेंगे इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट लिखेंगे. बेटा सब बच्चे लिखेंगे, नंबरिंग चेंज कर लो ना बेटे, कर लो. आपका फायदा यार, मेरा कोई फायदा है इसमें बताओ. मैंने तो जो बनना था बन गया, मैं चाहता हूं कि आप बने. तो ऊपर लिखें 7 पॉइंट में, 7th पॉइंट में कॉस्ट यूनिट्स यूज्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस आर. मैं तो ये कहता हूं आप पता क्या लिखो, कॉम्पोजिट यूनिट्स. मैं तो ये कहता हूं जी आप छोड़ो ना. सर क्या छोड़ना है सर, आपने कुछ पकड़ा ही नहीं, क्या छोड़ दें. कोई बात नहीं बेटे, मैं भावनाओं में बह जाता हूं. मैं लिख रहा हूं जी कॉम्पोजिट यूनिट्स यूज्ड इन द सर्विस इंडस्ट्री आर. पहला गुड्स ट्रांसपोर्ट, जो गुड्स की ट्रांसपोर्ट करती है उसमें टन किलोमीटर. पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जैसे ओला उबर या रोडवेज या एयरवेज, पैसेंजर किलोमीटर, उसमें टन थोड़ी होता है बेटे, पैसेंजर्स होते हैं, वो सीट पे बैठते हैं, सामान है तो टन है. ठीक है जी. इन केस ऑफ होटल्स रूम एंड डेज, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स, आप कितने बिजली चलाते हैं, कितने एसी चलते हैं, कितने घंटे तक चलते हैं और कितने यूनिट्स हैं. वाटर सप्लाई, आपके घर में आजकल पानी कम आता है, उसका प्रेशर कम है, तो कितने गैलन्स का पानी आप कंज्यूम कर देते हैं. सिनेमा हॉल्स, सीट शोज. बस बेटे आपको मैंने एक रोशनी दिखानी थी, आपको वो रोशनी दिख गई ना, अब आप धीरे धीरे खुद चल पड़ोगे. जैसे साइकिल सीखने के लिए पहले पेरेंट्स क्या करते हैं, पकड़ते हैं. आपका नाम है रामू साइकिल चला रहा है, पहले गिरेगा, पहले डरेगा, धीरे धीरे पेरेंट्स उसको चलाना सिखा देंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कैरियर छोड़ देंगे पीछे साइकिल का और आवाजें मारेंगे, मैं हूं रामू तू चला. रामू पीछे देखेगा तो कोई भी नहीं है बेटे, बस आपको मैं अब धीरे धीरे आपका कैरियर छोड़ने वाला हूं. आपको एक आइडिया लग चुका है कि सर्विस इंडस्ट्री क्या होती है, उसकी इंटेंजिबिलिटी क्या होती है, होटल्स क्या होते हैं, सर्विसेज में इंडस्ट्रीज में क्या क्या लोग आते हैं, कॉम्पोजिट यूनिट्स क्या होते हैं, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है. तो उसके बाद धीरे धीरे आप कर सकते हैं. वैसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप सभी को पता है बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल कराऊंगा, क्योंकि आई हैव गिवन यू टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी डिस्कसिंग सम मोर कंसेप्ट्स. थोड़े से कंसेप्ट रह गए जो मेरे को हल्के से 5 मिनट के, अभी नहीं बता रहा बेटे, सारे आज ही बता दिए ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हो. मैं धीरे धीरे बताऊंगा, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाऊंगा और फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा. आई विल बी डिस्कसिंग वन केस स्टडी, जिससे कि आपको लॉजिकली बातें समझ आ जाएं. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं नेक्स्ट क्लास में नॉर्मल कैपेसिटी की बातें बताऊंगा. अभी नहीं बता रहा बेटा, थोड़ी टेक्निकल है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. 1-2 मिनट की बात है, केस स्टडी भी करेंगे, क्वेश्चन भी समझेंगे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.